अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हम फिजिक्स 101 के 3 लेक्चर्स पढ़ेंगे। लेक्चर 24, 25 एंड 26। सबसे पहले आ जाते हैं लेक्चर नंबर 24, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी हुई है और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगी, और भी कुछ इसकी टाइप्स होती हैं। तो आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से बखूबी वाकिफ होंगे कि वो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी होती है। इसी तरह वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हो तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे किसी चीज में वो स्टोर हो जाएगी। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। When you lift a weight, you have to do work against the downward pull of the earth. That work is stored as potential energy. यानी वो जिस चीज के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं ना, जिसको अगेंस्ट द ग्रेविटी लेके जा रहे हैं, उसमें एनर्जी जो स्टोर होती है। अब अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके जाएंगे तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। सपोज अ फोर्स एफ एक्ट्स ऑन समथिंग दैट डिस्प्लेसेस इट बाय डी एस, यानी डिस्टेंस जो है, then the work done is F dot ds, क्योंकि हमें पता है F dot ds वर्क डन का फॉर्मूला होता है। The work done in going from point A to B, call it WAB, is then got by adding together the little bits of work। ये आप पहले ये चीजें पढ़ चुके हैं। WAB is equal to integral A to B F dot ds। The change in potential energy is defined as delta U equal to UP minus UA is equal to minus WAB। Remember always that we can only define potential U at a point if the force is conservative, यानी वर्क डन अगेंस्ट द पाथ जो है वो कंजर्व रहे। आगे, electrostatic force is conservative and can be represented by a potential। Let us see how to calculate the potential। So consider two charges separated by a distance as below। यानी ये जो चार्जेस हैं इनके दरमियान डिस्टेंस ये r है। एक को इन्होंने 1 ले लिया है और एक को प्लस q ले लिया है। Let us take a point very far from fixed charge q and the unit charge at the point B to be a distance r from q. Then the work you did in bringing the unit charge from infinity to r is WAB। अब infinity to r है तो इसलिए यहाँ पे रेंज भी हम infinity to r लिखेंगे, माइनस QEDR, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो QE है, इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटेग्रल फ्रॉम इंफिनिटी टू r dr/q/r²। यहाँ इसकी इंटीग्रेशन की, ये आई 1/r, और यहाँ पे जब इसकी ये लिमिट्स लगाएंगे तो 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी होता है 0, तो यहाँ से ये 1/r इसके साथ आ जाएगा, तो -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। Since the charges repel each other, it is clear that you had to work in pushing two charges closer। यानी एक पॉजिटिव है और दोनों पॉजिटिव हैं। जब पॉजिटिव होते हैं दोनों, या दोनों ही नेगेटिव होते हैं, उनके केस में रिपल्शन होती है। आपको पता है कि लाइक चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो हैं उनमें अट्रैक्शन होती है। जब रिपल्शन हो रही है तो उनको करीब लाने में हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, और यही जो एनर्जी है इस चीज में स्टोर होगी, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो वेयर डिड द नेगेटिव साइन कम फ्रॉम? आंसर, द फोर्स यू exert on the unit charge is directed towards the charge q, that is in the negative direction। This is why F dot ds is equal to minus QEDR। Now delta U is equal to U of r minus U of infinity is equal to Q/4 pi epsilon naught r। If we take the potential at infinity to be 0, then the electric potential due to charge Q at a point r is U of r is equal to
Q/4πε0 in R. Remember that we know how to calculate the force given the potential F is equal to minus du by dr. Applying this here, you can see that F is equal to Q/4πε0 R square, which also has the correct repulsive sign. From above, it is quite obvious that the potential energy of two charges Q1, Q2 is U of R is equal to 1/4πε0 into Q1, Q2 over R. Compare this with the formula for gravitational energy. ग्रेविटेशनल एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता है कि वो ये है पोटेंशियल जो है U of R is equal to minus G m1 m2 over R. What is the difference? यानी दोनों में क्या फर्क है? आप इधर से देख लें, दोनों में इतना ही फर्क है कि ये यहाँ पे इनका कांस्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये होता है कि जिसको हम कहते हैं, और इसमें इसका जी होता है। और यहाँ पे क्योंकि चार्जेस की बात है तो चार्जेस है, यहाँ मैसेज की बात होती है तो इसलिए मैसेज है, बस इतना सा ही फर्क है। और एक चीज, ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि हमेशा अट्रैक्टिव होती है, इसलिए यहाँ ये इसमें फर्क है। और जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, क्योंकि वो दो चार्जेस के दरमियान है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, या आप ये कह सकते हैं कि वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। What is the difference? From here, you can see that the gravitational force is always negative, which means attractive. वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई. Whereas electrostatic force can be both attractive or repulsive because we have both positive and negative charges in nature. Now next, the electric potential or simply potential. क्या होता है? Is the energy of a unit charge in an electric field. यानी यूनिट चार्ज जो है, यानी वन कैलेन चार्ज, उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा वो, तो वो क्या है? सो in our MKS unit, the unit of potential is 1 joule per coulomb is equal to 1 volt. Another useful unit is electron volt. इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ही ईवी लिखते हैं. द डेफिनेशन इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू एनर्जी गेन by moving one electron charge through 1 volt. और हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. जब ये 1 वोल्ट से मल्टीप्लाई होगा तो 1.6 × 10⁻⁻19 जॉल. इट इज यूजफुल टू नो दैट 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वन, ये 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा. ये मेगा के लिए 10⁻6, गीगा के लिए 10⁻9, टेरा के लिए 10⁻12. तो ये इसके यूजफुल नोट्स हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, every system seeks to minimize its potential energy. That is why a stone falls down. So positive charges accelerate toward region of lower potential, but negative charges accelerate toward region of higher potential. एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक कस्टमाइजेशन होती है, एक जनरलाइजेशन होती है जो हम अज्यूम करते हैं. हमने क्यों कि पॉजिटिव साइड को हम हायर पोटेंशियल कहते हैं और नेगेटिव साइड को लोअर पोटेंशियल कहते हैं. अब नेगेटिव चीज जो है वो पॉजिटिव की साइड पे और पॉजिटिव चीज जो है नेगेटिव की साइड पे अट्रैक्ट होते हैं, ये आपको पता है. इसलिए क्यों पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अ, हमने हाई पोटेंशियल माना हुआ है वो साइड जहाँ पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा इकट्ठे होते हैं. पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है तो वो रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल में यानी नेगेटिव साइड पे जाना पसंद करता है. और नेगेटिव चार्ज के ऑपोजिट, क्योंकि पॉजिटिव वाला रीजन है जिसको हम हाई पोटेंशियल मानते हैं, वो साइड पे एक्सेलरेट होंगे. नोट दैट ओनली द पोटेंशियल डिफरेंस मैटर. Even if a charge is placed in a region where there is a high potential, it will not want to move unless there is some other place where the potential is higher or low. यानी आप लोगों को एक जनरल टर्म भी पता है, टेम्परेचर डिफरेंस हो तो ही टेम्परेचर एक जगह से दूसरी जगह जाता है. इसी तरह यहाँ पे अगर चार्जेस का डिफरेंस ना हो तो एक जगह से दूसरी जगह चार्ज मूव आउट होके नहीं जाएगा. और ये
जो हमारे सेल होते हैं, बैटरीज होती हैं, जो हमारे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होती हैं, जैसे हमारी वॉल क्लॉक है उसमें भी सेल डला होता है। वो एक टाइम तक चलता है, उसके बाद क्या होता है वो खत्म हो जाता है, उसका करंट वो बंद हो जाता है, हम कहते हैं सेल खत्म हो गया, उसको फेंक देते हैं। तो क्या होता है कि उसके अंदर भी आप देखें तो उसमें एक पॉजिटिव साइन होता है, एक नेगेटिव साइन होता है, एक छोटी सी वो बैटरी होती है 1.5 वोल्ट की, और उसमें से करंट फ्लो हो रहा होता है वो उसके घड़ी का सर्किट होता है, उसको करंट दे रहा होता है, वो तब तक फ्लो होता है जब तक दोनों साइड पे पोटेंशियल डिफरेंस है। 1.5 वोल्ट का मतलब ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइड में जो वो पोटेंशियल का फर्क है। यानी ये नहीं कहा कि वो कितना है, जैसे अगर एक साइड पे 3 है और एक साइड पे 1.5 है तो 1.5 का डिफरेंस है, या एक तरफ पे 5 है एक साइड पे 3.5 है तो 1.5 का फर्क है। आपस में दोनों का जो डिफरेंस है वो 1.5 है। अब जब वो तब तक मूव करता रहेगा जब तक उनका डिफरेंस जो है वो खत्म नहीं हो जाता। और कुछ केसेस में आप लोग ये कहते होंगे कि कुछ डिवाइसेस होते हैं उनमें सेल चलना बंद हो जाता है लेकिन किसी और डिवाइस में चलना शुरू हो जाता है, तो वो यही होता है कि हर एक डिवाइस की एक थ्रेशोल्ड होती है कि इससे कम वोल्टेज पे उसने नहीं चलना। फॉर एग्जांपल कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई डिवाइस है, उसको 1 वोल्ट कम से कम चाहिए ही चाहिए, तो सेल क्या है जो आपका बैटरी है वो 1.5 से शुरू होकर जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे पहुंचेगा आपका वो डिवाइस तब चल रहा होगा। अगर जैसे ही वो 0.9 वोल्ट पे आएगा या 0.95 पे आएगा आपकी वो डिवाइस चलना बंद हो जाएगी, चाहे उस बैटरी में अभी कैपेसिटी है कि वो और वर्क डन कर सके। तो ये चीजें होती हैं। Now next point, given a system of charges, we can always compute the force and hence the potential that arises from them. Here are some important general statements. Potential are more positive in region which have more positive charge. जाहिर है क्योंकि हम पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव रीजन ही होगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, या स्केलर फील्ड होती है ये। The electric potential determine the force through F is equal to minus du by dr, and hence the electric field because F is equal to QE. The electric potential exists only because the electrostatic force is conservative. Now next एक ट्राइंगल सी बनाई हुई है तीन चार्जेस की, Q1 Q2 एंड Q3 की। अब इनके दरमियान में ये जो डिस्टेंस है R12 R13 और R23, और इनके तीन पोटेंशियल हो गए V1 V2 एंड V3। अब अगर कितने भी पोटेंशियल हो हम ऐड कर सकते हैं, जैसे ये तीन है हम चार भी कर सकते हैं, पांच भी कर सकते हैं, अप टू नंबर ऑफ n भी कर सकते हैं। तो हमने क्या, जो टोटल इनका पोटेंशियल होता है सबके इंडिविजुअली को ऐड करके बनता है। टू कंप्यूट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट, द पोटेंशियल्स अराइजिंग फ्रॉम चार्जेस 1 2 अप टू n मस्ट बी एडेड। V is equal to V1 plus V2 up to Vn is equal to summation I from 1 to n Vi is equal to 1 over 4 pi epsilon naught summation I is equal to 1 to n Qi over Ri. Here Ri is the distance of the ith charge from the point where the potential is being calculated or measured. As an example, the potential from the three charges is V of I. अब V1 जो अगर हम इसकी बात करें, हमने ये देखना है कि कौन से दो चार्जेस के दरमियान पोटेंशियल है। जैसे अगर ये वाले की बात करें, इस साइड पे कोई पोटेंशियल है तो Q1 और Q2 की वजह से है तो R12 आएगा। ये वाली साइड की बात करें तो Q1 और Q3 की वजह से है, R13 आएगा। ये वाली साइड की बात करें तो Q2 और Q3 आ जाएगा और R23 आएगा। तो वही चीज यहाँ पे करके एडअप की हुई है। Now next, let us apply these concept to dipole system considered earlier. Dipole आपको पता है कि दो चार्जेस होते हैं, इक्वल होते हैं और अनलाइक होते हैं। जैसे एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव चार्ज है और उनकी स्ट्रेंथ सेम है और वो थोड़े से डिस्टेंस से उनको डिस्प्लेस किया होता है। विथ टू चार्जेस Vp is equal to
V1 plus V2 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q over R1 प्लस इधर माइनस Q इसलिए लिखा है कि एक अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा क्या है, नेगेटिव है, R2। यहाँ से अगर हम Q कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। तो उनका एलसीएम ये आ गया R2 माइनस R1/R1 R2। वी आर particularly interested in the situation where R greater than D. From the image you can see that R2 minus R1 is nearly equal to D cos theta। यानी ये जो हमने पिक्चर है, ये कोई पॉइंट P है, ये डिस्टेंस D है, ये R1 ये R2। अब ये जो चीज है ना, ये R2 माइनस R1 है, ये एंगल थीटा है, यहाँ से ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इधर से ये आता है R2 माइनस R1 के इक्वल हो गया D cos थीटा। और R1 R2 nearly R square के equal, hence V nearly equal to Q over 4 pi epsilon naught D cos theta over R square। QD जो होता है वो P के यानी डायपोल मोमेंट के इक्वल होता है, तो P cos theta over 4 pi epsilon naught R square। So we have calculated the potential at any theta with such little difficulty, not that V is equal to 0 at theta is equal to pi by 2। Now let us calculate the potential which comes from the charges that are uniformly separated over a ring, यानी ring के ऊपर charges distribute हुए हैं। This is the same problem as in the previous lecture। हम previous lecture में यही चीज ring of charge को पढ़ चुके हैं, but simpler। Give the small amount of potential coming from small amount of charge dq is equal to lambda ds somewhere name dv is equal to dq over 4 pi epsilon naught r square, then obviously b is equal to integral dv 1 over 4 pi epsilon naught integral dq over r square। और ये चीज ये पहले आप पढ़ चुके हैं ये सारा कुछ। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, कैपेसिटर एंड करंट्स। कैपेसिटर क्या होता है, एक डिवाइस है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसको हम स्टोर करते हैं। और ये मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट पर यूज होता है, जैसे कि हमारे घर में जो फैन होते हैं उनके अंदर भी कैपेसिटर लगा होता है, और भी मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक लैब में डिवाइसेस होते हैं जिसके अंदर ये चीजें यूज होती हैं। टू कंडक्टर्स, अब ये हम पढ़ने लगे हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। ये है क्या चीज, टू कंडक्टर्स आइसोलेट फ्रॉम वन अनदर फ्रॉम देयर सराउंडिंग फॉर्म अ कैपेसिटर। ये कैपेसिटर में क्या होता है, ये कैपेसिटर के अंदर के ये दो चार्जेस हैं या दो कंडक्टर्स हैं, उनके दरमियान में स्पेस होती है। यहाँ पे जो स्पेस है वो एयर भी हो सकती है और डिफरेंट कोई और चीज भी इसमें हम रख सकते हैं। वो जिसको हम डाइलेक्ट्रिक करते हैं उसको कहते हैं, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इसको मिला के एक चीज में बंद किया होता है, वो कैपेसिटर होता है। These conductors may be of any shape and size and at any distance from each other. If a potential difference is created between the conductors, say by connecting the terminals of the battery to them, then there is an electric field in the space between them। ये electric field इसके ऊपर generate हो जाएगी। The electric field comes from the charges that have been pushed to the plates by the battery। The amount of charge pushed on the conductor is proportional to the potential difference between the battery terminals, which is same as between the capacitor plate। यानी जो मैक्सिमम इस पे चार्ज स्टोर होता है वो बैटरी के जितना जिस बैटरी से हम इसको चार्ज कर रहे हैं उतना ही इसका वोल्टेज होता है। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। टू कन्वर्ट दिस इनटू एन इक्वालिटी, जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव होता है तो इक्वल आता है और एक कांस्टेंट आता है। We write Q is equal to CV। This provides the definition of capacitance C is equal to Q over V। Using the above definition, let us calculate the capacitance of two parallel plates separated by a distance T in the figure below। ये फिगर है, ये दो प्लेट्स हैं, एक Q पॉजिटिव में एक Q नेगेटिव में। दोनों पे चार्ज सेम होता है बट ऑपोजिट होता है, और इसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट हो जाएंगी जो पॉजिटिव से आती हैं और नेगेटिव की तरफ जाती हैं। इनके दरमियान सेपरेशन है वो D की इक्वल है। रिकॉल द गोसिस लॉ। गोसिस लॉ हमें क्या कहता है कि इनक्लोज्ड चार्ज जो होता है ना, अगर
किसी चीज में, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और फार्मूला भी होता है ई डॉट डी ए। तो y इज इक्वल टू इंटेग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज over epsilon naught. Draw any Gaussian surface. Since the electric field is zero above the top plate, the flux through the area A of plate is phi is equal to EA is equal to Q over epsilon naught, where Q is the total charge on the plate and thus E is equal to Q over epsilon naught A is the electric field in the gap between the plates. यानी इसके दरमियान ये वाली साइड जो है यहाँ पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है. द पोटेंशियल डिफरेंस V is equal to E over D and so C is equal to Q over V. क्योंकि हमें V का ये चीज पता है, इसमें हम पुट कर देंगे इसको, तो एप्सिलॉन नॉट A over D. So you can see the capacitance will be large if the plates are close to each other. ठीक है, distance कम होगा. And if the plates have a large area, we have simplified the situation here by assuming that electric field is strictly directing downward. This is only true if the plates are infinitely long. But we can usually neglect the side effect. Note that any arrangement with two plates form a capacitor. Plain, cylindrical, spherical, यानी different इसकी types होती हैं ये capacitors की. The capacitance depend upon geometry of the size of plate and the gap between. आगे next हम पढ़ेंगे. One can take two or more capacitor in various ways. अगर तो एक कैपेसिटर हो तो उसकी सारा कैलकुलेशन और तरह की होती है. अब अगर कैपेसिटर दो या दो से ज्यादा हो तो डिपेंड करता है आपने कैपेसिटर को किस तरह जोड़ा है, सीरीज में जोड़ा है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा है. आपने ये चीज मैट्रिक और इंटर में भी पढ़ी होगी. फिर सीरीज में कैपेसिटर्स किस तरह से होते हैं और उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम कैसे निकालते हैं, और पैरेलल में हो तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, वही चीज हम यहाँ पे थोड़ी सी रिकॉल करेंगे. One can take two or more capacitors in various ways and thus the change of amount of charge they can contain. Consider first two capacitors connected in parallel with each other. The same voltage exists across both. For each capacitor, Q1 is equal to C1V and Q2 is equal to C2V. क्योंकि ये देखिए यहाँ से बैटरी का वोल्टेज आ रहा है तो इधर भी वो उतना ही जा रहा है और इधर भी उतना ही जा रहा है. Where V is the potential between terminals A and B. The total charge is Q is equal to Q1 plus Q2 is equal to C1V plus C2V. तो यहाँ पे V कॉमन ले लेंगे, C1 plus C2. तो इक्विवेलेंस या इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो है वो C इक्विवेलेंट क्या होगी, C1 plus C2 के, और वो उसको हम Q over V देंगे. देन क्योंकि यहाँ से ये C इक्विवेलेंट है ना, तो Q C इक्विवेलेंट V है, तो यहाँ से ये चीज आ गई. देन वी कैन इमीडिएटली सी फॉर टू कैपेसिटर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 plus C2 एंड फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स क्या होगा, ये इसी तरह C1 plus C2 अप टू Cn हो जाएगा, तो समेशन Cn. We can repeat the analysis above when the capacitors are put in series. Here the difference is now we must start with the V is equal to V1 plus V2, where V1 and V2 are voltages across the two. Clearly the same charge had to cross both the capacitors. Hence V is equal to V1 plus V2 is equal to Q over C1 plus Q over C2 is equal to Q into 1 over C1 plus 1 over C2. From our equation definition, C equivalence is equal to Q over V. It follows that 1 over C equivalence is equal to 1 over C1 plus 1 over C2. The total capacitance is now less than if they were in parallel. In general, 1 over C equivalence is equal to summation 1 over Cn for n number of capacitors. When a battery is connected to a capacitor, positive and negative charges appear on opposite plates. Some energy has been transferred from the battery to the capacitor and now been stored in it. When the capacitor is discharged, the energy is recovered. Now let us calculate the energy required to charge a capacitor from 0 to V volts.
कभी भी कोई भी कैपेसिटर एग्जैक्टली V वोल्टेज तक, जितनी बैटरी की है, पूरा चार्ज नहीं होता। एक लिमिट होती है हर चीज की चार्ज होने की, उसके बाद वो नहीं होता। Begin the amount of energy required to transfer small charge dq to the plates. Du is equal to V dq, where V is the voltage at a time when the charge is Q is equal to CV. As time goes on, the total charge increases until it reaches the final charge, at which the point voltage becomes V. So, du is equal to V dq is equal to Q over C dq. U is equal to integral du is equal to 0 to Q over C dq is equal to Q square over 2C is equal to 1 over 2 CV square. But where in the capacitor is energy stored? Energy कहाँ stored होती है? Answer: it is present in the form of electric field in the volume between two plates. दो वॉल्यूम प्लेट्स के दरमियान जो स्पेस होती है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, उसकी फॉर्म में एनर्जी जो है उसमें स्टोर होती है। We can calculate the energy density. U is equal to energy stored in the capacitor over volume of the capacitor is equal to U over AD is equal to half CV square over AD is equal to epsilon naught over 2 V over D का स्क्वायर आ जाएगा, और is equal to half epsilon naught E स्क्वायर। ये सारी कैलकुलेशन आपने इंटर में भी पढ़ी हुई हैं। आप चाहें तो इंटर की बुक से पहले पढ़ के इसको रिकॉल भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इन द अबव वी हैव यूज्ड C is equal to epsilon naught A or D derived earlier. The important result here is that U is directly proportional to A square. Turning it around, there is an electric field, there is energy available. Now dielectric. डाइलेक्ट्रिक क्या है? कोई भी चीज हमने इसमें रख दी तो इंसुलेटिंग चीज, कंडक्टिंग नहीं, इंसुलेटिंग चीज होगी यहाँ पे। हमने इसके जो स्पेस है दो कैपेसिटर की प्लेट्स के, उसके दरमियान में अगर रख दिया है, उसको हम डाइलेक्ट्रिक कहेंगे। डाइलेक्ट्रिक के केस में जो होता है, हम इधर पढ़ेंगे क्या होगा। कंसिडर अ फ्री चार्ज प्लस क्यू अराउंड इट एन इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to 1/4 pi epsilon naught epsilon। ये रिलेटिव परमिटिविटी आ जाती है डाइलेक्ट्रिक की वजह से। Q और R के। Now suppose this charge is placed among water molecule. The molecule will polarize, that is center of positive charge and center of negative charge will slightly displaced. The negative part of the water molecule will be attracted toward the positive charge. So in effect, electric field lines weakened by 1 over epsilon r and become 1 over 4 pi epsilon naught into Q over R. Here I have introduced a quantity epsilon r called dielectric constant. This is a number that is usually bigger than 1 and measures the strength of the polarization induced in the material. For air, epsilon r is equal to 1.0003, and while epsilon r is nearly 80 for pure water. The effect of dielectric is to increase the capacitance of the capacitor. क्या करता है, किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है कि वो कितनी एनर्जी स्टोर करे, उसको बढ़ाता है। If the air between the plates of a capacitor is placed by dielectric, C is equal to epsilon naught A over D। यहाँ हमें पता है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, ये जितना बड़ा ये चीज फैक्टर होगी ना, हम जैसे पानी अगर यूज किया देखें इसकी 80 है, एयर की तो 1.003 है। जो चीज हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी जो एप्सिलॉन आर या रिलेटिव परमिटिविटी होगी, उतनी ही कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाए। नाउ लेक्चर नंबर 26। बेसिकली ये सीरीज ऑफ चैप्टर्स हैं तीन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही डिस्कस कर रहा था लेक्चर नंबर 25 भी, लेकिन क्योंकि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैपेसिटर्स के जरिए से कर रहा था, तो इस वजह से उसका नाम कैपेसिटर्स एंड करंट था। ये चैप्टर एक ही सीरीज में तीनों बनते हैं। अब हमने इसको कैपेसिटर को यूटिलाइज करते हुए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पहले जो पढ़ा था उसको यूटिलाइज करते हुए इसको आगे फर्दर बढ़ाना है। अब आ गया इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस है।
जो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, कितना मूव कर रहा है वो डिपेंड करता है, जारी बात है कि बैटरी का पोटेंशियल कितना है। और चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे कितने टाइम में मूव किया है, वो हमें प्रॉपर करंट की बताता है। क्या इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस if a small amount of charge dq flows in time dt, then the current is I is equal to dq by dt. If the current is constant in time, then in time t the current flows is q is equal to I multiplied by t. यहाँ I कैपिटल आता है, इधर by mistake शायद small लिखा है। The unit of charge is ampere, which is defined as 1 ampere। यहाँ यूनिट ऑफ चार्ज नहीं करंट आना था, इज इक्वल टू 1 coulomb/second। A car's battery supplies up to 50 amperes when the starting the car, but often we need to deal with smaller values। तो हम उसको कहते हैं मिली एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर, नैनो एम्पेयर, पिको एम्पेयर। ये मिली हमें पता, 10⁻³ होता है, माइक्रो 10⁻6 होता है, नैनो 10⁻9 और पिको 10⁻12। ये प्रीफिक्सेस हैं जो कि आप 9th क्लास की फिजिक्स में भी पढ़ चुके होंगे। नाउ नेक्स्ट, the direction of current flow is the direction in which positive charges move. However, in a typical wire, the positive charges are fixed to the atoms and is really the negative charge that move. In that case, the direction of current is flow is reversed. जो होता है ना कन्वेंशनल करंट, यानी हमने सोचा हुआ था, कन्वेंशन बनाई हुई थी, पॉजिटिव से हमने वो कहा था, लेकिन असल में क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस फिक्स होता है, वो मूव नहीं करता, मूव इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो जो करंट होता है वो नेगेटिव वाली साइड से ही मूव हो रहा होता है। तो वो ये चीज ये चीजें आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं। जस्ट ये क्या है, ब्रीफ समरी है जो रिकॉल हो रही है। करंट फ्लो बिकॉज समथिंग फोर्स इट अराउंड अ सर्कल, यानी कोई चीज उसको फोर्स कर रही है कि वो मूव करे। दैट समथिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। बट रिमेम्बर दैट वी आर यूजिंग बैड टर्मिनोलॉजी, यानी ये एक फोर्स नहीं होती, बस हमने इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रखा है। And that EMF is not a force, it actually the difference in electric potential between two parts of a circuit. So in the figure below, V is equal to VA minus VBE is the EMF which causes current to flow in the resistor. How much current? Generally the larger V, the more current, यानी जितना बैटरी के दरमियान पोटेंशियल होता है उतना ज्यादा उसका करंट फ्लो करेगा। वी एक्सपेक्ट आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। इन जनरल दिस रिलेशन विल नॉट बी completely accurate, but when it holds we say Ohm's law apply। आई ये आपने ओहम लॉ भी मैट्रिक में पढ़ा है। आई इज इक्वल टू वी बाय आर, हियर आर इज इक्वल टू वी ओवर आई इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। कितनी मजाहमत है कि करंट फ्लो ना हो। आप ओहम्स लॉ ये चीजें आपने पहले भी पढ़ी हुई है कि जनरली और कुछ चीजों में ओहम लॉ ये नहीं होता, वो एक जनरल हमने ये टर्म बनाई हुई है ओहम लॉ की। कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में ये नहीं होता। बी केयरफुल इन अंडरस्टैंडिंग ओहम्स लॉ। In general, the current may depend upon applied voltage in a complicated way. Another way of saying that the resistance may depend upon the current. Example, when current passes through a resistor, it gets hot and resistance increases. Only when the graph of current versus voltage is straight line does Ohm law hold. Else we can define the incremental resistance, यानी जिसमें स्ट्रेट लाइन अगर आती है तो हम कहते हैं ओम लॉ obey हो रहा है, जब कर्व में चली जाती है हम कहते हैं ओम लॉ नहीं obey हो रहा। जो चीजें ओम लॉ को obey करती हैं उनको हम ओहमिंग मटेरियल कहते हैं, जो नहीं करती उनको नॉन ओहमिंग कहते हैं। ये चीजें आप सारी पढ़ चुके हैं पहले से। नाउ चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ये भी आप बात पहले पढ़ चुके हैं। एंड देयरफॉर करंट इज कंजर्व, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्जेस जो है वो करंट है, तो चार्ज भी कंजर्व होता है तो करंट भी कंजर्व होता है। दिस मीन्स दैट व्हेन अ करंट स्प्लिट इनटू टू करंट्स रिमेन्स कांस्टेंट, यानी अगर एक यहाँ से सप्लाई आ रही थी चार्जेस की, यानी करंट फ्लो हो रहा है, तो वो आगे दो पॉइंट्स में जा रहा है, तो ये जो करंट था इन दोनों के सम के इक्वल होगा। I1 इज इक्वल टू I2 और I2 प्लस I3 आ जाएगा। अब जिस तरह हम पिछले चैप्टर में
आपने पढ़ा कैपेसिटर्स का, इसी तरह रेजिस्टर्स भी जब सीरीज में लगाए जाएं या पैरेलल में लगाए जाएं, इनका भी फर्क होता है। तो इक्विवेलेंस, जिस तरह कैपेसिटेंस पढ़ी थी, इधर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ेंगे हम। व्हेन रेजिस्टर आर पुट इन सीरीज विद ईच अदर, द सेम करंट फ्लोज through both. So V1 is equal to IR1 and V2 is equal to IR2. The potential drop across the pair is V is equal to V1 plus V2 is equal to I into R1 plus R2. So equivalent resistance is equal to R1 plus R2. So resistors in series add up. Resistance can also be put in a parallel. This means that the same voltage V is across both. So the current RI1 is equal to V over R1. I2 is equal to V over R2. Since I is equal to I1 plus I2, it follows that I is equal to V over R equivalent is equal to V over R1 plus V over R2. This implies 1 over R equivalent is equal to 1 over R1 plus 1 over R2, or R equivalent is equal to, ये सारा R1 R2 प्लस R1 इस तरह हो जाएगा ना, तो उसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो इस तरह R1 R2 और R1 plus R2. This makes sense. When with two possible paths, the current will find less resistance than only one path present. और जो हमारे घरों में सिस्टम होता है, वो पैरेलल सिस्टम में रेजिस्टर्स लगाए जाते हैं। इस तरह से हमारे घर के हर हर डिवाइस को, हर हर सॉकेट को एक ही जितना वोल्टेज मिल रहा होता है, और वो कितना होता है, ऑलमोस्ट 220 वोल्टेज से लेके 250 वोल्टेज के इन बिटवीन होता है, जो हमें पीछे से वापडा से आ रहे होते हैं। When current flows in a circuit, work is done. Suppose a small amount of charge EQ is moved through a potential difference V. Then the work done is dW is equal to VdQ is equal to VIdt. Hence, VIdt is equal to I square R dt, because I is equal to V over R. The rate of doing work, that is power, is equal to dW over dt is equal to I square R. This is an important formula. It can also be written as P is equal to V square R और as P is equal to I V. ये P is equal to I R को ही किसी चीज को कभी पुट करके, कभी किसी चीज को पुट करके आप ये डिफरेंट फार्मूलाज निकाल सकते हैं। द यूनिट ऑफ पावर इज 1 वोल्ट एम्पियर इज इक्वल टू 1, ये वोल्ट का ही चीजें, और ये एम्पियर की इस तरह लिख के, ये 1 जूल पर सेकेंड आ गया, और ये 1 वाट। किरचॉफ लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये भी आपने इंटर में पढ़ा हुआ है कि टोटल जो एक सर्किट होता है, क्लोज सर्किट है अगर, तो सम ऑफ पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है। The sum of potential difference encountered in moving around a closed circuit is zero. This law is easy to prove since the electric field is conservative. Therefore, no work is done in taking charge all around a circuit and putting it back where it was. However, it is very useful in solving problems. As a trivial example, consider a circuit below. ये एक सर्किट दे लिया जिसमें जस्ट एक रेजिस्टर लगा हुआ है, ये एक बैटरी है, और बैटरी का ज्यादा पोटेंशियल होता है, तो आई आर प्लस ये चीज इक्वल टू जीरो होगी। या ये आप एक पॉइंट रेफरेंस लेके जब यहाँ से शुरू होंगे तो वो वापस इसी चीज की इक्वल आता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। We can apply Kirchhoff law to a circuit that consists of a resistor and capacitor in order to see how current flows through it. Since Q is equal to VC, and we can see that Q or C plus IR is equal to 0. यानी ये जाहिर है, ये वोल्टेज, इसके बेसिकली ये दो वोल्टेज जो हैं, इनका सम जीरो के इक्वल है। और क्योंकि इसका वोल्टेज जो है क्यू ओवर सी है, और इसका वोल्टेज जो रेजिस्टर का आई आर होता है, तो यहाँ से ये क्यू ओवर सी प्लस आई आर जीरो आ गया। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टू फाइंड 1 over C dq over dt plus di over dt is equal to 0, or di over dt is equal to minus 1 over RCI. This equation has solution I is equal to I naught E minus e की power minus t over RC. The product RC is called time constant tau. It gives the time by which the current has fallen to 1 over E, nearly equal to 1 over 2.7 of the initial value. A reminder about exponential function, ये फॉर्मूला इसका दिया हुआ है।
और ये इसके डेरिवेटिव का सिंबल। सर्किट्स ऑफन हैव टू और मोर लूप्स to find the voltage and current situation, it is best to apply Kirchhoff law. In the figure below, you can see that there are three loops, and you can see that ये loops हैं। तो हमने इनको किरचॉफ लॉ लगा के सोल्व करना है। अब ये इस तरह से टोटल लूप चलती है। ये देखें, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस इज इक्वल टू I3। ये इनकी वैल्यूज जस्ट पुट ऑन करें और ये आ जाएगा। अब एक ही करंट है जो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। जैसे ये चीज फॉर एग्जांपल I2 है, ये ये इस तरह, या ये आप कह लें कि R2 के अकॉर्डिंग I2 है, R3 के अकॉर्डिंग I3 है, और ये R1 के अकॉर्डिंग R1 के अकॉर्डिंग I1 है। ठीक है, ये चीजें करंट जो है वो टोटल जाहिर है सम ऑफ जीरो होगा, और एक को हम नेगेटिव ले रहे हैं तो वो भी दूसरी, क्योंकि ये देखिए इन दोनों की डायरेक्शन ये है और इसकी ऊपर है, तो इसके दोनों हमने बराबर ले लिए। और वोल्टेज एक हमने ले ली अगर, तो ये चीज वोल्टेज वाली ये आ जाएगी कि ये E1 का सर्किट एक अलग और एक E2 का अलग सर्किट ले लें। जब हम E1 वाला सर्किट लेते हैं तो इसके अंदर दो रेजिस्टर्स आते हैं, E1, ये माइनस ये प्लस, या इधर से आएंगे तो ये एक प्लस और एक माइनस इस तरह से आ जाएगा। यहाँ वोल्टेज इसका IR या I1 R1 और ये I3 R3। ठीक है, इसी तरह ये वाला जो है इसके अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो इस लूप में ये दो चीजें आ रही हैं, ये वाला रेजिस्टर आ रहा है, ये वाला रेजिस्टर आ रहा है। इसको से शुरू करेंगे तो ये चीजें देखें, ये वाला, ये दोनों उसके नेगेटिव आ जाएंगे। मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज एंड चेक दैट सोल्यूशन इज, ये इन्होंने कैलकुलेट इसको मिक्स करके दिया, आप इसको डायरेक्टली याद कर लें आपकी, क्योंकि बुक में अगर सोल्यूशन उसको कॉम्प्लिकेटेड को सॉल्व करके इक्वेशन नहीं दी हुई तो आपसे पेपर में भी नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट, a charge inside a wire moves around under the influence of applied electric field and suffer many collisions that cause it to move on a highly irregular jagged path, show it below। ये देखिए चार्जेस किस तरह से मूव कर रहे हैं। Nevertheless moves on an average to the right as the drift velocity। Now next, consider a wire through which charge is flowing। अभी कोई हम वायर लेट कर रहे हैं, उसके अंदर से चार्ज, suppose that the number of charges per unit volume is n। If you multiply n by cross-sectional area of wire A and the length L, then the charge in the section of the wire is Q is equal to NA L into E। If the drift velocity क्या है, वो उसको फोर्स लगा रही है, प्रेशर लगा रही है कि एक जगह से दूसरी जगह पे चार्ज मूव करे। Charges BD, then the time taken for the charges to move through the wire is T is equal to L over D BD, and hence the current is I is equal to Q over D। So Q की जगह NALE आ जाएगा, T की जगह हम L over BD ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा NAEBT। From this we can calculate the drift velocity of the charge in terms of measured current। BD is equal to I over NAE। The current density is the current per unit cross-sectional area is defined as J is equal to I over A is equal to NEBD। If J varies inside a volume, then we can easily generalize and write I is equal to integral J dot dA। यहाँ पे हमारे तीनों लेक्चर खत्म होते हैं, कंक्लूड होते हैं। बेसिकली ये एक ही लेक्चर की सीरीज थी जो पे था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर आपको इसमें से कोई चीज भी समझ नहीं आई, कोई चीज आपने पूछनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप कोशिश करूंगी, अगर कोई चीज अगर आपको नहीं समझ आई और आप मुझे कह रही हैं तो उस पर एक छोटा सा लेक्चर बना के आपको अलग से वीडियो अपलोड करके समझा दूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को आगे से आगे प्रमोट करें। अब मुझे दें अल्लाह इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।